गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? शुरू करें क्लास. ओके. तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, चंद्रगुप्त मौर्य तक हमने डिस्कस किया था. पिछली क्लास में चंद्रगुप्त मौर्य तक का हमने बताया था. तो चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट पॉइंट था, उनकी डेथ हुई थी चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका. चंद्रगुप्त मौर्य इनकी डेथ हुई थी चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका. कैसे हुई थी डेथ? जैनिज्म में आप जानते होंगे एक प्रक्रिया होती है, उसको संथारा बोलते हैं. संथारा की एक प्रक्रिया, उसको सल्लेखना भी कहते हैं. जैनिज्म में एक प्रक्रिया है सल्लेखना, या इसको संथारा नाम से भी जानते हैं. इसमें होता है फास्ट अनटू डेथ. शरीर त्यागने के लिए जो जैन मॉन्क वगैरह होते हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, खाना पीना त्याग देते हैं शरीर त्यागने के लिए, कि लाइफ जो शरीर जो है, आत्मा जो है वो इससे मुक्त हो जाए. आत्मा की मुक्ति के लिए एक प्रक्रिया होती है सल्लेखना, या संथारा कहा जाता है, फास्ट अनटू डेथ. तो चंद्रगुप्त मौर्य इनकी डेथ हुई थी चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में. सल्लेखना ये प्रक्रिया, इसको संथारा भी कहा जाता है, फास्ट अनटू डेथ. फास्ट अनटू डेथ, भूखा रहना. तो धीरे धीरे क्या होगा, शरीर अपने आप गल जाएगा, आत्मा जो है वो मुक्त हो जाएगी, शरीर से अलग हो जाएगी. इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या कंसेप्ट है? संथारा तो अभी भी प्रक्रिया सुनने में आती है. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे भी लगाया था 2015 के आसपास, भी काफी न्यूज में था. राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया था कि ये रिलीजियस इशू है, जैनिज्म का, रिलीजन का कंसेप्ट है. तो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लिफ्ट कर दिया, उसको रिमूव कर दिया था. पॉइंट समझ आ रहा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में हुई थी सल्लेखना और संथारा प्रक्रिया के द्वारा, जिसमें खुद को भूखा रखना जब तक कि आत्मा शरीर से अलग नहीं हो जाए. ये कंसेप्ट है. क्लियर है? और कौन से जैन मॉन्क थे जिनके साथ ये गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य किस मॉन्क के साथ गए थे, उनका नाम बताया था मैंने, भद्रबाहु. तो जैनिज्म वाला लेक्चर आपने देख लिया होगा. एक पॉइंट समझ आया था कि जैनिज्म में दो ग्रुप बन गए थे. जो नॉर्थ में थे उनको श्वेतांबर कहते हैं, साउथ की तरफ जो ग्रुप गया उसको दिगंबर कहते हैं. और भद्रबाहु जो है दिगंबर सेक्ट को ही लीड कर रहे थे. दिगंबर का मतलब जो संसार है, जो ये आकाश है, वही हमारा वस्त्र है. दिक का मतलब आकाश, आकाश ही हमारा वस्त्र है. तो भद्रबाहु साउथ इंडियन वाला जो जैन का ग्रुप था, साउथ इंडियन वाला जो ग्रुप था जैन का, भद्रबाहु उसको लीड कर रहे थे. भद्रबाहु ने एक होली बुक भी लिखी है जैनिज्म में, उसका नाम है कल्पसूत्र. कल्पसूत्र, होली बुक ऑफ जैनिज्म. तो भद्रबाहु कल्पसूत्र बुक लिखी थी, होली बुक ऑफ जैनिज्म. क्लियर है? तो चंद्रगुप्त मौर्य इनकी डेथ चंद्रगिरी हिल्स कर्नाटका में हुई सल्लेखना और संथारा प्रक्रिया के द्वारा. किस जैन मॉन्क के साथ चंद्रगुप्त मौर्य साउथ चले गए थे? भद्रबाहु के साथ चले गए थे. भद्रबाहु ने जैन धर्म में एक बुक लिखी है कल्पसूत्र, जिसको जैनिज्म की एक पवित्र किताब माना जाता है. ये ऐड कर लीजिए नोट्स में पॉइंट.
कुछ पॉइंट नोट्स में ऐड कर लीजिए। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत तो बहुत टफ था पढ़ना, उसको समझना। संस्कृत को ही मॉडिफाई कर करके कई लैंग्वेजेस निकली थी जिनको प्राकृत कहते हैं। जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर आपको पाली भाषा में मिलेगा, तो बुद्धिज्म जैनिज्म में बहुत डिटेल में ये सब बात हुई है। संस्कृत का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है प्राकृत। संस्कृत का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म है प्राकृत। तो कई सारी भाषाएं निकली हैं संस्कृत से मॉडिफाई करके, प्राकृत उनको बोला जाता है। प्राकृत में कई लैंग्वेजेस हैं, जैसे एक लैंग्वेज का नाम है पाली, ऐसे ही एक लैंग्वेज है अर्धमगधी। अर्धमगधी, तो पाली या अर्धमगधी, ये सब कैसी भाषाएं हैं? प्राकृत की भाषाएं हैं। कल्पसूत्र जो लिखी गई है किस लैंग्वेज में लिखी गई है? अर्धमगधी लैंग्वेज में। अर्धमगधी इस भाषा में लिखी गई है, अर्धमगधी में लिखी गई है, जो कि एक प्राकृत लैंग्वेज है। प्राकृत लैंग्वेज है। तो भद्रबाहु कल्पसूत्र किताब इन्होंने लिखी, जैन धर्म की होली बुक है, जो अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है, जो प्राकृत की ही एक भाषा है। भद्रबाहु कल्पसूत्र इन्होंने लिखी, जो जैन धर्म की होली बुक है, जो अर्धमगधी भाषा में है, जो कि प्राकृत भाषा है, प्राकृत की ही एक भाषा है। तो संस्कृत के मॉडिफिकेशन कर करके कई भाषाएं निकली, पाली, अर्धमगधी। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी है? अर्धमगधी में लिखी है। कल्पसूत्र अर्धमगधी में लिखी है, यहां तक ऐड कर लीजिए। ऐड कर लिया नोट्स में ये। अब चंद्रगुप्त मौर्य किसको सत्ता सौंप गए थे? कौन गद्दी पे बैठा? इनका लड़का बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बैठे बिंदुसार। बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद गद्दी पे बैठे बिंदुसार। क्लियर है? एक हमने जैन धर्म का फेस्टिवल बताया था, महामस्तकाभिषेक। महामस्तकाभिषेक, महामस्तकाभिषेक किसके लिए होता है? लॉर्ड बाहुबली के लिए। तो जैन धर्म का टॉपिक जब आपने लेक्चर देखा होगा, तो जैन धर्म के फाउंडर कौन थे? वहां मैंने दो वर्ड बताए थे, जैन धर्म शुरू किससे हुआ और जैन धर्म के रियल फाउंडर कौन थे, किसने उसको आगे बढ़ाया। तो एक्चुअल फाउंडर और रियल फाउंडर, मतलब शुरुआत तो हो गई थी स्वामी ऋषभ देव से। जब वर्धमान महावीर आए, 24th तीर्थंकर वर्धमान महावीर, उन्होंने उसको और प्रमोट किया जैनिज्म को। तो स्वामी ऋषभ देव जो थे अयोध्या के, उनके बेटे थे लॉर्ड बाहुबली। तो कर्नाटका में महामस्तकाभिषेक जो फेस्टिवल होता है, श्रवण बेलगोल, जो पवित्र जगह है जैन धर्म के लिए, लॉर्ड बाहुबली की वहां पूजा होती है। महामस्तकाभिषेक में पूजा होती है लॉर्ड बाहुबली की। तो लॉर्ड बाहुबली कौन है? जैन धर्म के फाउंडर, जो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके बेटे हैं। सन ऑफ ऋषभ देव। तो 24 तीर्थंकर टोटल रहे हैं जैनिज्म में। 24 तीर्थंकर रहे हैं। सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव। 24 तीर्थंकर रहे हैं, सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव, उनके बेटे का नाम बाहुबली। कहां के थे स्वामी ऋषभ देव? अयोध्या। अयोध्या। याद कर लीजिए। तो महामस्तकाभिषेक कर्नाटक में जो फेस्टिवल होता है लॉर्ड बाहुबली के नाम पर, जो कि जैन धर्म के फाउंडर ऋषभ देव के बेटे थे, और ऋषभ देव अयोध्या के थे। कहां के थे? अयोध्या के थे। 24 तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर जैन धर्म में वर्धमान महावीर, जिन्होंने जैनिज्म को प्रमोट किया, जिन्होंने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। क्लियर है? ये पॉइंट ऐड हो गया। अब इनके बाद फिर आते हैं बिंदुसार। वर्धमान चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सत्ता किसको दे जाते हैं? अपने बेटे बिंदुसार को दे जाते हैं। तो ये सब तो हमने बताया ही था। चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म फॉलो कर लिए, जैन धर्म साउथ इंडिया में भद्रबाहु ने फैलाया, जैन मॉन्क थे, ये सारी बात हो चुकी है।
यहाँ पे एक दो मोनेस्ट्री के नाम लिखे हैं। मोनेस्ट्री मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क जहाँ रहते हैं, मोनेस्ट्री है ये। कुछ मोनेस्ट्रीज इंडिया में पॉपुलर, क्वेश्चन आ जाता है जीके में, कौन सी मोनेस्ट्री कहाँ पर है, जीके का क्वेश्चन बनता है इसमें से कौन सी मोनेस्ट्री कहाँ पर है। एक मोनेस्ट्री है तवांग। मोनेस्ट्री मतलब जहाँ मॉन्क्स रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क वगैरह रहते हैं। तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कई हैं इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा हैं। जैसे अरुणाचल में है तवांग, काफी बड़ी मोनेस्ट्री है तवांग। क्वेश्चन आ जाता है तवांग मोनेस्ट्री क्या है, मोनेस्ट्री क्या जहां मॉन्क्स रहते हैं, प्रैक्टिस वगैरह करते हैं अपना। तो तवांग है अरुणाचल में, तवांग मोनेस्ट्री इज इन अरुणाचल। मोनेस्ट्री की स्पेलिंग ये है, ये इंडिया में कुछ मोनेस्ट्रीज के नाम। तवांग अरुणाचल में है। एक मोनेस्ट्री है ताबो, एक है ताबो मोनेस्ट्री, ताबो है हिमाचल में। और एक है रुमटेक, रुमटेक है सिक्किम में। तवांग अरुणाचल, ताबो हिमाचल, रुमटेक सिक्किम। तवांग अरुणाचल, ताबो हिमाचल, रुमटेक सिक्किम। तवांग मोनेस्ट्री अरुणाचल में है, ताबो हिमाचल में है और रुमटेक सिक्किम में है। ये जीके का क्वेश्चन है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इंडिया में कहाँ कहाँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री, तवांग अरुणाचल, ताबो हिमाचल, रुमटेक सिक्किम। सबसे बड़ी इसमें से पूछे तो तवांग, इनमें से सबसे बड़ी पूछे तो तवांग। चले कंटिन्यू करें। बिंदुसार, तो अगला राजा मगध एम्पायर में ही चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार। बिंदुसार 279 बीसी में किंग बने और 272 तक जिंदा रहे। 279 से 272 ये टाइम था बिंदुसार का। चंद्रगुप्त मौर्य इनको सत्ता देकर वो अपना चले गए साउथ और बिंदुसार बने राजा। 279 बीसी में बिंदुसार राजा बने और 272 बीसी तक ये रहे। बिंदुसार को ही और भी कुछ नाम से जाना जाता है। एक नाम मिलता है अमित्र घाट। बिंदुसार को ही कुछ नाम से जाना जाता है, मैं यहां लिख देता हूं। बिंदुसार को कुछ नाम से जाना जाता है, एक नाम है अमित्र घाट। अमित्र घाट ग्रीक रिकॉर्ड्स में अमित्रोकैटस बोला गया है इसको, अमित्रोकैटस। तो अमित्र घाट या अमित्रोकैटस किस राजा का नाम था, बिंदुसार का नाम था। अमित्र घाट या अमित्रोकैटस इस नाम से किस राजा को जाना गया है, बिंदुसार का नाम था अमित्र घाट। अमित्र, अमित्र मतलब एनिमी और घाट का मतलब स्लेयर, उनको किल करने वाला, खत्म करने वाला। तो अमित्र घाट शब्द का मतलब होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज, सभी दुश्मनों को खत्म करने वाला। इसका लिटरल मीनिंग है स्लेयर ऑफ ऑल एनिमीज, सभी दुश्मनों को खत्म करने वाला, स्लेयर ऑफ ऑल एनिमीज इस नाम से जाना जाता है। तो अमित्र घाट को ही कहा गया है स्लेयर ऑफ ऑल एनिमीज, सभी दुश्मनों का नाश करने वाला, सभी दुश्मनों का नाश करने वाला। अमित्र घाट का मतलब यह होता है, नोट कर लीजिए। अमित्र घाट स्लेयर ऑफ ऑल एनिमीज, इसका मीनिंग ऐड कर लीजिए। बिंदुसार का ही नाम है अमित्र घाट, ग्रीक रिकॉर्ड में इसको अमित्रोकैटस बोला गया है, अमित्रोकैटस बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार, अब ये लोग काफी शादियां करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस करते थे। मैट्रिमोनियल अलायंस से क्या होता था, आसपास के एरिया को भी कंट्रोल में कर लेते थे। बच्चे बहुत ज्यादा होते थे इनके, कितना बड़ा साम्राज्य संभालेगा कौन, बच्चे बहुत ज्यादा होते थे। बिंदुसार की टोटल जो वाइफ हैं 16 वाइफ थी इसकी, 16 वाइफ और 101 चिल्ड्रन, 16 रानियां और 101 बच्चे। बिंदुसार की 16 वाइफ और 101 चिल्ड्रन, जिसमें एल्डेस्ट वाले का नाम था सुमन, नहीं सुशीम नाम था इसका, सुसीम, ये करेक्शन कर लीजिए, सुशीम नाम था। तो जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम था सुशीम और यंगेस्ट वाले का नाम था तिस्सा या तिश्या भी बोला जाता है। सुशीम सबसे बड़ा बेटा था। तो टोटल बिंदुसार की 16 वाइफ और 101 चिल्ड्रन।
सबसे बड़े बेटे का नाम सुशीम और यंगेस्ट था तिस्सा और तिष्या भी बोलते हैं इसको। उनमें से एक बच्चे का नाम था अशोक। इतने बच्चों में एक बच्चे का नाम था अशोक। सबसे बड़ा था सुशीम, सबसे छोटा था तिस्सा या तिष्या भी कहते हैं, और एक बच्चा था इसमें अशोक। अशोक का ही नाम कहीं कहीं अशोक भी मिलता है और कहीं इसका नाम देवनाम पियदासी भी मिलता है। अशोक का ही एक नाम देवनाम पियदासी या चंड अशोक भी बोला गया है। ये नाम क्यों है मैं भी बता रहा हूं थोड़ी देर में। तो 16 वाइफ और 101 चिल्ड्रन, सबसे बड़ा सुशीम, सबसे कम एज का तिस्सा और तिष्या सबसे छोटा, और अशोक उनमें से एक बेटा। अशोक का ही नाम और देखने को आता है देवनाम पियदासी, ये नाम है देखो। अशोक का ही एक नाम जो पाया गया है देवनाम पियदासी, ये नाम पाया गया है देवनाम पियदासी। अशोक का ही दूसरा नाम क्या पाया गया है? देवनाम पियदासी। कहीं कहीं अशोक नाम मिला है, कहीं कहीं ये भी नाम मिला है देवनाम पियदासी। और चंड अशोक मॉन्क ने कहा था, तिब्बतन मॉन्क थे, उन्होंने चंड अशोक नाम बोला था इनके लिए। अब देखो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार राजा बना। काफी बड़ा एम्पायर था जो वो मैनेज कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑलरेडी काफी बड़ा एम्पायर तैयार किया हुआ था, बिंदुसार ने उसको और एक्सपेंड किया था। दक्कन तक का क्षेत्र भी, दक्कन तक का एरिया भी बिंदुसार जो है वहां तक भी एक्सपेंड कर चुका था। बिंदुसार ने अपने साम्राज्य को और बढ़ा दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑलरेडी बड़ा एम्पायर सेट कर दिया था, उसको बिंदुसार ने साउथ की तरफ बिंदुसार ने और एक्सपेंड किया था। बिंदुसार ने क्या किया, उनका एक लड़का जो बड़ा लड़का था सुशीम और अशोक, सुशीम को वाइसरॉय या गवर्नर कह लो, गवर्नर बनाया था तक्षशिला का, गवर्नर ऑफ तक्षशिला। और अशोक थे गवर्नर ऑफ उज्जैन, उस समय का अवंती, गवर्नर ऑफ अवंती या उज्जैन, दोनों में कोई वर्ड आ जाए। उज्जैन, अवंती की कैपिटल थी ना उज्जैन। तो सुशीम तक्षशिला का गवर्नर था, अशोक अवंती का गवर्नर था। एक हो गया था रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला, तक्षशिला में हो गया था विद्रोह, तक्षशिला में हो गया रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। उसमें यह हुआ सुशीम जो था उसको मैनेज नहीं कर पाया, तक्षशिला के रिवोल्ट को वो संभाल नहीं पाया, तो एक बड़ा विद्रोह हो गया था तक्षशिला में। सुशीम गवर्नर था, ये मैनेज नहीं कर पाया और इसी की पॉलिसीज की वजह से गड़बड़ हो गई थी। तो अशोक को भेजा गया, वो अवंती का गवर्नर था, अशोक को भेजा गया। अशोक ने इसको सप्रेस कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया, कुचल दिया। अशोका सप्रेस्ड, अशोका सप्रेस्ड इट। और यहां पे भी गवर्नर अशोक को ही बना दिया। आफ्टर दैट अशोका appointed as governor of Takshila along with अवंती। ये घटना थी। तो सुशीम तक्षशिला में गवर्नर था, बिंदुसार का एक बेटा। अशोक अवंती में गवर्नर थे, बिंदुसार का दूसरा बेटा। तक्षशिला में हो गया था विद्रोह, सुशीम की पॉलिसीज ठीक नहीं थी, विद्रोह हो गया था और वो उस चीज को संभाल भी नहीं पाया। तो अशोका ने इस रिवोल्ट को दबा दिया, सप्रेस कर दिया। इसके बाद अशोक को ही गवर्नर बना दिया गया, तक्षशिला में भी, अवंती में तो वो था ही, अवंती का गवर्नर तो वो था ही, साथ ही साथ तक्षशिला का भी गवर्नर अशोक को बना दिया। यहां तक पहले नोट कर लो, ये नोट्स में नहीं होगा, रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला ऐड कर लो, क्वेश्चन आ जाता है। तो बिंदुसार जब राजा था उसी समय बिंदुसार ने एक बेटे को तक्षशिला का गवर्नर बनाया, एक को अवंती में बनाया। तक्षशिला का हो गया विद्रोह, बिंदुसार राजा था, तो अशोका को भेजा गया इसको सप्रेस करने के लिए। अशोका ने इसको सप्रेस कर भी दिया और ये भी कंट्रोल अशोका को दिया गया मैनेज करने के लिए। ये पॉइंट ऐड कर लीजिए। और बिंदुसार ने
चंद्रगुप्त मौर्य ने ऑलरेडी नॉर्थ में तो काफी बड़ा एरिया कब्जा था, नॉर्थ वगैरह में काफी बड़ा एरिया कब्जा था, दक्कन तक के क्षेत्र को भी इन्होंने कवर कर लिया था। तो बिंदुसार ने एक्सटेंड किया था एम्पायर को अप टू दक्कन। क्लियर है? ये हो गया नोट? Bindusar extended the empire. Bindusar extended the empire up to दक्कन। दक्कन में आपका कर्नाटका वगैरह का एरिया सब आ गया, कर्नाटका वगैरह का जो पोर्शन है वो सब कवर हो गया इसमें, दक्कन। तो बिंदुसार ने एम्पायर को दक्कन तक फैला दिया था, ये पॉइंट नोट करो। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वगैरह में तो काफी एरिया कब्जा करके दिया ही था, बिंदुसार ने साउथ तक एक्सटेंड कर दिया था, दक्कन तक ले गया था। और बिंदुसार के ही बेटे ये गवर्नर थे इन जगहों पर। तक्षशिला में हो गया विद्रोह, अशोका ने इसको सप्रेस कर दिया, अशोक को ही तक्षशिला का गवर्नर बनाया गया, अवंती में वो पहले से था ही। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अशोक ने गद्दी के लिए अपने भाइयों को मार डाला। इसके बाद अशोक ने गद्दी के लिए अपने एक भाई को छोड़कर बाकी सबको मार डाला था, तिस्सा को छोड़ा था। जो यंगेस्ट ब्रदर था उसका तिस्सा, या उसी को तिश्या भी कह देते हैं, इसको छोड़कर अपने सभी भाइयों को मार डाला था गद्दी पे बैठने के लिए। इस नाते उसको चंड अशोक भी कहा गया है। चंड अशोक नाम कहां से आया? एक तिब्बतन मॉन्क थे, उन्होंने अशोका की लाइफ को 3 पार्ट में डिफाइन किया, 3 वर्ड में डिफाइन किया, 3 लाइन भी नहीं। तो एक तिब्बतन मॉन्क थे, उन्होंने अशोक के लिए 3 शब्द यूज किए। एक तो कहा चंड अशोक, कि अपने स्टार्टिंग के ईयर में ये चंड अशोक बहुत क्रूअल था, चंड मतलब बहुत क्रूअल। इसके बाद इसको कहते हैं काम अशोक, मतलब भोगी, काम अशोक। और इसके बाद ये धर्म के रास्ते पे चल गया था, तो उसके बाद धम्म अशोक। जब धर्म के रास्ते पे चल पड़ा, हृदय ट्रांसफॉर्म हो गया, बुद्धिज्म को अपना लिया, तब इसको कहा गया है धम्म अशोक। तो चंड अशोक जो शब्द आया है, ये तिब्बतन मॉन्क ने इसके लिए यूज किया था। मतलब अशोका की लाइफ को 3 पार्ट में, 3 शब्दों में बताया है। स्टार्टिंग में इसका जीवन चंड अशोक इसको कहा गया, कि गद्दी के लिए अपने भाइयों को मार डाला, वायलेंस बहुत किया। उसके बाद इसको भोगी, काम अशोक, और अपने बाद के समय में इसको धम्म अशोक बोला गया है, जब इसने धर्म के रास्ते को लिया, बुद्धिज्म को अपना लिया। ये शब्द ऐड कर लो ये। और तिब्बतन मॉन्क जिन्होंने ये कहा था, उनका नाम था तारानाथ। तिब्बतन मॉन्क तारानाथ said about अशोका as, तिब्बतन मॉन्क तारानाथ ने अशोका के बारे में क्या बताया? 3 वर्ड में डिस्क्राइब किया उसको, चंड अशोक, काम अशोक, धम्म अशोक। नोट कर लीजिए। तो चंड अशोक नाम तिब्बतन मॉन्क ने इनके लिए यूज किया था, चंड अशोक, काम अशोक, धम्म अशोक। नेक्स्ट पॉइंट, तो यही लिखा है ना, इन्होंने अपने बड़े बेटे सुशीम, सुमन नहीं, नाम सुशीम है, स्पेलिंग ठीक कर लेना, नाम सुशीम अभी बताया मैंने। तो सुशीम तक्षशिला में थे, अशोक उज्जैन में थे। बाद में अशोक ही दोनों जगह बन गए, रिवोल्ट हो गया था तक्षशिला में, उसको सप्रेस किया अशोक ने। एम्पायर साउथ इंडिया, कर्नाटका तक एक्सटेंड कर दिया था। बिंदुसार की डेथ के बाद मैंने बताया, अशोक ने अपने सभी भाइयों को मार डाला था गद्दी के लिए, तिस्सा को छोड़कर। तिस्सा अशोका का रियल ब्रदर था, तिस्सा जो था अशोका का अपना रियल ब्रदर था। तो गद्दी के लिए, थ्रोन के लिए
थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए अशोका ने अपने भाइयों को मार डाला और खुद राजा बना। ये वर्ड है एंड। तो आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, अशोका किल्ड हिज ब्रदर एक्सेप्ट हिज ओन रियल ब्रदर तिस्सा इन द क्वेस्ट ऑफ थ्रोन। सत्ता की चाह में अपने सभी भाइयों को मार डाला और खुद राजा बन गया। इसके बाद आता है अशोका का समय। अशोका 272 में राजा बना है और 232 तक राजा रहा है, बहुत लंबा टाइम रहा है ये। अशोका जो है 272 में राजा बना और 232 तक रहा। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था जैनिज्म। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, क्या उसने बुद्धिज्म अपनाया या जैनिज्म अपनाया? नहीं। एक तीसरा धर्म चलता था आजीवक, एक अलग धर्म चलता था आजीवक सेक्ट, जो डेस्टिनी पे बात करते थे, नियतिवाद का सिद्धांत कि सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है, प्री डिटरमिन्ड है। नियतिवाद का एक कंसेप्ट होता है। आजीवक जो संप्रदाय, वो क्या कहते हैं? आजीवक धर्म जो है वो कंसेप्ट ही यही है, सब कुछ, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड है। नियतिवाद का सिद्धांत, ठीक, नियतिवाद के सिद्धांत को मानते हैं, सब कुछ प्री डिटरमाइंड है। आजीवक का जो कंसेप्ट है, तो यहां लिख दिया मैंने ये भी पॉइंट। बिंदुसार के बारे में देखो, ये लिखा है, बिंदुसार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन यहां और लिख दी है। बिंदुसार आजीवक सेक्ट, बिंदुसार आजीवक सेक्ट को मानते थे, आजीवक पंथ को मानते थे। आजीवक पंथ किसने बनाया था? इनका नाम था मक्खाली गोसल। किसके द्वारा बनाया है? जैसे जैन धर्म में गुरु थे, बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध, उस तरह से आजीवक सेक्ट के फाउंडर कौन थे? इनका नाम था मक्खाली गोसल। 5th सेंचुरी बीसी में बना था आजीवक। आजीवक जो धर्म है ये बिंदुसार ने इसी को माना था, और ये मक्खाली गोसल के द्वारा 5th सेंचुरी बीसी में बना हुआ रिलीजियन है। ये वैदिक रिलीजियन के विरोध में है। तो बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे आजीवक हो, वैदिक कंसेप्ट से परेशान हो गए तो ये सब धर्म बने थे। तो आजीवक भी उनमें से एक था। बुद्धिज्म भी वैदिक सिस्टम को अपोज कर रहा था, जैनिज्म भी कर रहा था, आजीवक भी कर रहे थे। तो वैदिक रिलीजियन के मेजर राइवल थे, मेजर विरोधी थे आजीवक वाले। आजीवक वाले जो लोग थे वैदिक रिलीजियन का विरोधी थे। अगर सपोर्ट करते तो नया धर्म क्यों बनाना पड़ता? वैदिक कंसेप्ट को नहीं पसंद कर रहे थे, दिक्कत थी, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, तभी तो नए नए धर्म बनाए जा रहे थे। तो बिंदुसार आजीवक पंथ को मानते थे। मक्खाली गोसल के द्वारा 5th सेंचुरी बीसी में आजीवक रिलीजन बना है। ये वैदिक रिलीजन के विरोधी लोग थे। आजीवक सेक्ट किस सिद्धांत पर काम करता है? नियतिवाद। आजीवक जो ये पंथ है, ये किस कंसेप्ट पे काम करता है? नियतिवाद। नियति का मतलब सब कुछ डेस्टिनी है, सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, सब कुछ पहले से तय है। कई लोग हमेशा इसकी बात करते हैं ना कि सब कुछ नियति में जो लिखा है वही होगा। इसका मतलब क्या है? तो आजीवक पंथ उसी चीज को कहते हैं, नियतिवाद। सब कुछ प्री डिसाइडेड है, जो घटना है वो घटेगा, नियति है। तो सब कुछ प्री डिटरमाइंड है, सब कुछ पहले से तय है। नियतिवाद मतलब डेस्टिनी। आजीवक किस पे बेस्ड है? आजीवक का मेन कंसेप्ट है नियतिवाद, डेस्टिनी। एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। क्लियर है? तो बिंदुसार ने आजीवक पंथ को अपनाया, मक्खाली गोसल के द्वारा बनाया गया। वैदिक कंसेप्ट का अपोज करने वाले लोग नियतिवाद को मानते हैं, डेस्टिनी, सब कुछ जो लिखा है पहले से तय है। और आजीवक सेक्ट का ही एक मॉन्क था जिसने बिंदुसार से कहा था कि आपका कोई एक बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा हिंदुस्तान में, मतलब यहां पर एक बहुत बड़ा राजा बनेगा आपका कोई एक बेटा। आगे जाके अशोक जो बना है उसकी भविष्यवाणी एक मॉन्क ने पहले कर दी थी बिंदुसार से। आजीवक सेक्ट का ही एक मॉन्क था जिसने बिंदुसार को कहा था कि आपका बेटा एक बहुत बड़ा सम्राट बनेगा आगे जाकर। ठीक है। और पहला राजा जो बुद्धिज्म को अपनाया है फॉर्मली, अशोक। अशोक से पहले आप किसी राजा का नाम नहीं देख रहे जो बुद्धिज्म अपनाया हो। दादा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया जैनिज्म, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया जैन धर्म, बिंदुसार ने अपनाया आजीवक पंथ, और उनका बेटा अशोक, अशोका ने अपनाया है बुद्धिज्म। तो अगर आपसे कहा जाए कि पहला रूलर कौन है जिसने सही तरीके से बुद्धिज्म को अपनाया है, अशोक। और किसके कहने पर? एक मॉन्क थे उपगुप्त,
उपगुप्त उनको अशोक कहते थे। उनका दूसरा नाम मोगलीपुत्र टिस्सा भी था। टिस्सा कंफ्यूज मत होइएगा, उनके अपने ब्रदर से कंफ्यूज मत होइएगा। मोगलीपुत्र टिस्सा एक मॉन्क थे, उनके कहने पर अपनाया था। तो अशोका बुद्धिज्म को अपनाने वाला पहला राजा जिसने बुद्धिज्म को अपनाया है अशोका। किसके कहने पर? बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त। बुद्धिस्ट मॉन्क थे उपगुप्त, इनके कहने पर। बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्त के कहने पर अपनाया था बुद्धिज्म। क्लियर है? पहला राजा बुद्धिज्म को अपनाने वाला अशोका, किसके कहने पर? मॉन्क उपगुप्त के कहने पर। उपगुप्त का ही दूसरा नाम मैं यहां पर लिख देता हूं, मोगलीपुत्र टिस्सा। तो इनके ब्रदर टिस्सा से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, मोगलीपुत्र टिस्सा। बुद्धिज्म में आपने 4 बुद्धिस्ट काउंसिल पढ़ी होंगी कि जब बुद्ध नहीं रहे तो बुद्धिज्म कैसे चलेगा। 4 मीटिंग हुई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल से क्वेश्चन आता है, बुद्धिज्म के लेक्चर में बताया हुआ है। उसमें एक काउंसिल में आपने यही नाम देखा होगा कि अशोका जब राजा थे, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो चेयरपर्सन कौन से मॉन्क थे? बुद्धिज्म अगर आपने जो लेक्चर पढ़ा है तो बुद्धिज्म में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका के समय में हुई थी। तो उस समय कौन थे जो मॉन्क, जो चेयरपर्सन थे? मोगलीपुत्र टिस्सा का जिक्र वहां पर भी आया है। मोगलीपुत्र टिस्सा का जिक्र वहां भी सुना होगा आपने। अंकित, जो आप लिख रहे हो मैंने पहले ही बताया आपको, मैंने पहले ही बताया। मैंने सिकंदर आपसे कहा फॉर्मली सही तरीके से अपनाने वाले। अजातशत्रु या प्रसन्नजीत की जो आप बात कर रहे हो, फॉर्मली कन्वर्टेड सिस्टम नहीं था वो उस समय। बुद्धिज्म तो गौतम बुद्ध जब रहे हैं, उनकी डेथ जब हुई है उसके बाद ज्यादा और प्रमोट हुआ है। हालांकि बुद्ध के समय में भी काफी बुद्धिज्म फैल गया था, उनकी डेथ के बाद और पॉपुलर हुआ है। अशोका ने बहुत प्रमोट कराया है। तो कोई फॉर्मल कन्वर्जन सिकंदर जिस तरह का आप सोच रहे हैं वैसा नहीं। पहला राजा जो सही मायने में बुद्धिज्म को फॉलो किया है अशोक, टिक करिएगा, अजातशत्रु या प्रसन्नजीत नहीं। ठीक है? तो अशोका जब राजा बना, अशोका की मदर का नाम था, फादर थे बिंदुसार और इनकी मदर थी शुभद्रांगी, इन जिनको जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। अशोका 272 बीसी में गद्दी पर बैठे, 232 बीसी तक राजा रहे। और इनकी मदर, उनका नाम था शुभद्रांगी। फादर तो बिंदुसार थे, मदर का नाम था शुभद्रांगी, या इनको जनपद कल्याणी भी कहते हैं। शुभद्रांगी या जनपद कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। अशोका के फादर बिंदुसार और मदर शुभद्रांगी या जनपद कल्याणी। जब ये प्रिंस था तो ये बहुत क्रूअल था। प्रिंस होने जब ये था तो कई सारे बैटल लड़ना, युद्ध, बहुत वायलेंस वगैरह किया, बहुत क्रूअल था। या कहो शुरुआती 8 साल जब ये राजा बना है उसके बाद भी शुरुआती 8 साल तक बहुत क्रूअल रहा है। प्रिंस था तब भी क्रूअल था, और जब किंग बना है तब भी शुरुआती 8 साल लगभग ये बहुत क्रूअल रहा। 261 के आसपास एक बैटल हुई, बैटल ऑफ कलिंगा, उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग को इसने कैप्चर भी कर लिया, पर कलिंग में जो इतना वायलेंस वगैरह हुआ उसके बाद इसका जो हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, जो ट्रांसफॉर्मेशन अशोक में देखने को मिलता है वो बैटल ऑफ कलिंगा से देखने को मिलता है। जब इसका राज्याभिषेक हो गया है उसके तकरीबन 8 साल तक ये क्रूअल रहा है। उसके बाद ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई है बैटल ऑफ कलिंगा से। तो कलिंग को तो उसने जीत ही लिया था, पर इतना वायलेंस हुआ था, इतने लोग मारे गए थे, उसके बाद इसका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, फिर बुद्धिज्म की तरफ इसका इंक्लिनेशन बढ़ गया। तो 261 के आसपास, कहीं कहीं 260 मिलेगा, कहीं 261 मिलेगा। तो राजा रहते इसने लड़ा कलिंग का युद्ध। 261 के आसपास बैटल ऑफ कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। ये युद्ध लड़ा जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। एज अ किंग, राजा के तौर पर इसने यही एक बैटल लड़ी है। राजा के तौर पर इसने यही एक बैटल लड़ी है, उसके बाद इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। राजा के तौर पर इसने यही एक बैटल लड़ा, उसके बाद इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। और आफ्टर दिस बैटल, इस बैटल के बाद ही ये बुद्धिज्म को प्रमोट करने में, उसके प्रचार प्रसार में लग गया और बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। राजा रहते इसने केवल कलिंग का युद्ध लड़ा है और कलिंग को कैप्चर भी कर लिया है। कलिंग को इसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो साउथ तक तो, दक्कन तक तो ऑलरेडी फैले ही थे। उसके बाद उड़ीसा वगैरह में कलिंग का जो एरिया वो भी जीत लिया था, पर उसके बाद इसकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ और इसने बुद्धिज्म को अपनाया। पॉइंट समझ आया?
और ये इसके समय की जानकारी ज्यादा इसलिए मिल पाती है, अशोक ने पत्थरों के ऊपर, शिलाओं पर, रॉक्स पर, केव्स में और पिलर्स के ऊपर काफी जानकारी लिखवाई है। रॉक्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर और केव्स में काफी इसने अभिलेख लिखवाए हैं। तो अशोका के समय की बहुत इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है, क्योंकि इसने अपने समय के जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वगैरह आ चुकी थी, तो इसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अभिलेख लिखवाए हैं पत्थरों पर, पिलर्स पर और केव्स में भी। उसके वहां से बहुत जानकारी इसके बारे में मिलती है। कैसे पता चलेगा अशोक नाम था कि देवनाम पियदासी था? ये सब इंफॉर्मेशन वहीं से मिलती है। और बहुत लंबे समय तक डिकोड नहीं हो पाया था। अशोक के समय की भी जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत लंबे समय तक डिकोड नहीं हो पाई थी। फिरोज शाह तुगलक, मेडिवल इंडिया में फिरोज शाह तुगलक, उसने भी कोशिश की थी डिकोड कराने की, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ब्रिटिश के टाइम पर 1837 जब आया, मॉडर्न इंडिया में बताऊंगा मैं, जेम्स प्रिंसेप नाम का व्यक्ति, उसने काफी कुछ डिकोड किया है अशोक के बारे में। तो अशोका के समय की बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल पाती है पिलर्स के ऊपर, रॉक्स पे, केव्स में, वहां से बहुत सारी जानकारी इसके टाइम की मिलती है। तो और अशोका ने अपने समय की चीजें लिखवाई हैं, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी हुई हैं, लंबे समय तक डिकोड नहीं हो पाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास किए, डिकोड नहीं हो पाया। ब्रिटिश के टाइम पे 1837 में जेम्स प्रिंसेप जब आया है, तब उसने काफी चीजें डिकोड की हैं। काफी ज्यादा डिकोड जो किया है जेम्स प्रिंसेप ने किया है 1837, मॉडर्न इंडिया की बात कर रहा हूं। काफी बाद में इसके समय की चीजें पता चलती हैं। पॉइंट समझ आ गया? और बुद्धिज्म में जब ये आया तो बुद्धिज्म को इसने प्रमोट करने के लिए इसके बेटा बेटी सबको इस काम में लगा दिया था, विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी, दोनों तरफ बुद्धिज्म के प्रमोशन के लिए इसने काफी काम किया है। मॉन्क्स वगैरह को भी भेजा है इंडिया के बाहर, अपने खुद के बच्चों को भी लगा दिया था बुद्धिज्म के प्रमोशन के लिए, जैसे महिंदा, संघमित्ता, कुछ बच्चे थे इसके, तो उनको भी सबको बुद्धिज्म के प्रमोशन में लगा दिया था। बाकी लाइफ इसने बुद्धिज्म को ही आगे बढ़ाने में लगाई। ठीक है। फिर इसने नियम बनाए, जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया तो कुछ नियम बनाए कि एनिमल किलिंग वगैरह नहीं की जाए। राजा जो है अब वो शिकार वगैरह नहीं करेगा, एनिमल किलिंग वगैरह नहीं करेगा, और अब मैं राजा के तौर पे तीर्थ यात्राएं करूंगा, होली प्लेसेस वगैरह जो है वो विजिट करूंगा। तो क्योंकि मैं बुद्धिज्म को अपना चुका हूं, अब मैं कोई एनिमल किलिंग, शिकार वगैरह वो नहीं करूंगा, और मैं होली प्लेसेस विजिट करूंगा। तो अब बुद्धिज्म अपना चुके हो तो सबसे मेन कौन है? गौतम बुद्ध है। तो एक इसकी होली विजिट, होली प्लेस विजिट, लुम्बिनी का एक जिक्र मिलता है। लुम्बिनी इसने विजिट किया था। और इसके भगवान कौन, ये किसको मानता था? गौतम बुद्ध को मानता था। तो लुम्बिनी इसने विजिट किया था। लुम्बिनी में एक पिलर बनवाया, उसको कहते हैं रुमिनदेई पिलर। लुम्बिनी पिलर या रुमिनदेई पिलर के नाम से जानते हैं। वहां इसने विजिट किया। वहां के जो पिलर पे जो लिखी हैं चीजें, उसमें एक कहानी का जिक्र मिलता है कि ये मेरे भगवान की धरती है, यहीं वो पैदा हुए थे, और क्योंकि मैं यहाँ आया हूं तो अपने गुरु के सम्मान में मैं आप लोगों के टैक्स को कम कर देता हूं। जनरली जो मैं 1/4 या 1/6 टैक्स और जगह से लेता हूं, यहां पर टैक्स 1/8 कर देता हूं मैं, और कम कर देता हूं। तो बाकी जगहों से जो मैं प्रोड्यूस का, जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसका 1/4 या 1/6 राजा का होता है टैक्स। और क्योंकि ये मेरे भगवान की भूमि है, बुद्ध की भूमि है, यही वो पैदा हुए हैं और मैं आया हूं यहाँ, तो उनके सम्मान में आप लोगों का टैक्स कम करके मैं 1/8 कर देता हूं। ये कहानी का जिक्र कहाँ मिलता है? वही रुमिनदेई पिलर, लुम्बिनी पिलर पे ही ये बात लिखी है कि अशोक ने यहाँ विजिट किया था और यहाँ के लोगों का टैक्स कम कर दिया था, 1/4 या 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। और गौतम बुद्ध का वो जन्मभूमि है लुम्बिनी, ये एविडेंस भी मिल गया वहां से। तो अशोक की इस कहानी से ये भी पता चलता है, जो उसने लिखवाया, तो उससे ये भी जानकारी मिल गई कि लुम्बिनी, इसका मतलब गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस था। गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस मैंने कहाँ पढ़ा है? लुम्बिनी, नेपाल में पड़ता है। तो उससे ये भी जानकारी मिल गई कि गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। रुमिनदेई पिलर, जिसको हम लुम्बिनी पिलर भी कहते हैं, अशोक की वहां विजिट हुई थी, और ये लिखित रिकॉर्ड में मिलता है कि वहां टैक्स कम किया था, और ये भी क्लियर हो गया कि बुद्ध की भूमि, जन्म स्थान वही था। क्या पूरी बात समझ पाए? पूरी कहानी क्लियर है? अब इसको देखो। तो एज अ किंग उसने बस यही एक युद्ध लड़ा, उसके बाद उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। इस बैटल के बाद वो बुद्धिज्म के ही प्रचार प्रसार में लग गया। ये पहला ऐसा राजा है जिसने अपने समय की चीजें स्टोन्स पर और पिलर्स पर लिखवाई हैं।
क्यों अशोक के बारे में हम इतनी चीजें बता पा रहे हैं? क्योंकि इसने बड़ा समझदार राजा था कि आने वाली लोगों को पता चले, उस समय की जानकारी मिल पाए। इसने स्टोन्स पर और पिलर्स के ऊपर अपने समय की जो चीजें हैं वो लिखवाई हैं। इसके 4 बेटे थे, 2 बेटी थी। स्टोन्स पे, पिलर्स पे, केव्स में ये सब चीजें इसने लिखवाई हैं, जहां से पता चलता है। तो इसके 4 बेटे और 2 बेटी थे। बेटों का क्या नाम था? महिंदा, तिवारा, कुणाल और जौलुक। महिंदा, तिवारा, ये वी वर्ड है, वी। महिंदा, तिवारा, महिंदा, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं, सुन लो। महिंदा, तिवारा, कुणाल, जौलक, ये 4 बेटे थे। बेटी का नाम था संघमित्रा चारुमती। महिंदा, तिवारा, कुणाल, जौलक, ये 4 बेटे और 2 बेटी, संघमित्रा एंड चारुमती। क्लियर है? महिंदा और संघमित्रा को बुद्धिज्म के प्रमोशन में लगा दिया था। इंडिया में तो प्रमोशन हुआ ही, इंडिया के बाहर भी प्रमोशन हुआ, श्रीलंका तक भी भेजा था। श्रीलंका का नाम पहले क्या हुआ करता था? जीके का क्वेश्चन है, सिलोन। श्रीलंका का नाम उस समय होता था सिलोन। तो मॉन्क्स को भी और अपने बच्चों को भी भेजा था बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए, विद इन इंडिया भी और इंडिया के बाहर भी, इंक्लूडिंग श्रीलंका। तो श्रीलंका में बुद्धिज्म कहां से आया? अशोका के समय में प्रमोट किया गया है। श्रीलंका को ही पहले सिलोन कहा जाता था। श्रीलंका को ही पहले सिलोन कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अशोका की भी कई क्वीन थी, कई क्वीन थी अशोका की भी। क्या नाम थे? देवी, करुवाकी, पद्मावती, असंधि माता, त्रिश्य रक्षा। अशोका की क्वीन कौन कौन सी थी? देवी थी एक तो, एक का नाम था देवी, एक का नाम है करुवाकी, फी है ये, करुवाकी। एक है पद्मावती, एक है असंधि माता। असंधि माता, ये एम वर्ड है, असंधि माता। दोबारा लिख देता हूं मैं, असंधि माता। और एक है त्रिश्य रक्षा, त्रिश्य रक्षा, त्रिश्य रक्षा। तो अशोका की क्वीन देवी, करुवाकी, पद्मावती, असंधि माता, त्रिश्य रक्षा, ये इनकी क्वीन थी। लास्ट मौर्यन रूलर, मौर्य डायनेस्टी में अंतिम राजा जो रहा है, उसका नाम था बृहद्रथ, जिसको उसी के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था। अंतिम मौर्य राजा, ये बहुत आता है क्वेश्चन, हर एग्जाम में आया हुआ है। मौर्य डायनेस्टी जो चंद्रगुप्त मौर्य पे शुरू हुई है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, अशोका, फिर और कुछ राजा हुए। लास्ट मौर्यन किंग है बृहद्रथ। लास्ट मौर्यन किंग था, लास्ट मौर्यन किंग, इसका नाम था बृहद्रथ। इसको इसी के जनरल ने मार दिया था, इसी का जो सेना का जनरल था उसने मार दिया था, पुष्यमित्र शुंग। तो बृहद्रथ किल्ड बाई हिज ओन जनरल, अपने खुद के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था इसको। पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। तो कुछ समय के लिए ब्राह्मण डायनेस्टी भी आ गई, कुछ समय के लिए ब्राह्मण डायनेस्टी भी आ गई। तो बृहद्रथ अंतिम मौर्यन राजा, इसी के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। कुछ समय के लिए शुंग डायनेस्टी आ गई रूल करने, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। फिर एक बात, मौर्य डायनेस्टी भी शूद्र डायनेस्टी है। अब इसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन लोगों ने हिस्ट्री में मौर्य के बारे में बात की, वो जानबूझ के इनको नीचा दिखाने के लिए इनको शूद्र बोल दिया है, ये शूद्र नहीं थे। इस पे भी कंट्रोवर्सी है, शूद्र डायनेस्टी थी कि नहीं थी। कुछ कहते हैं कि जानबूझ के इतिहास में इनको शूद्र बोल दिया गया है। मौर्य डायनेस्टी भी, पर अगर क्वेश्चन आ जाए, नंद अगर ऑप्शन में दिया है तो नंद टिक करना, नंद ना दिया हो और तब भी शूद्र डायनेस्टी पूछे तब मौर्य टिक करना। शूद्र डायनेस्टी का क्वेश्चन अगर आ जाए, नंद अगर ऑप्शन में दिया है तो नंद डायनेस्टी टिक करना है, नंद नहीं लिखा है तब मौर्य टिक करना है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? कौन सी डायनेस्टी शूद्र डायनेस्टी है, कौन सी डायनेस्टी शूद्र डायनेस्टी? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, नंद डायनेस्टी शूद्र डायनेस्टी है, नंद ना दिया हो तो मौर्य डायनेस्टी शूद्र डायनेस्टी है।
तो मौर्य डायनेस्टी खत्म होती है बृहद्रथ नाम के राजा पर, जिसको उन्हीं का जनरल पुष्यमित्र शुंगा ने मार दिया। उन्हीं के जनरल पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। तो लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथ किल्ड बाई हिज ओन कमांडर, हिज ओन जनरल पुष्यमित्र शुंग, और उसने स्टैब्लिश की शुंग डायनेस्टी। उसने स्टैब्लिश की शुंग डायनेस्टी, जो कि एक ब्राह्मण था। शुंग जो कि एक ब्राह्मण था। स्पेलिंग की कहीं दिक्कत आए तो 2 नोट्स मैंने डाले हुए हैं, कहीं स्पेलिंग की दिक्कत आए तो 2 कॉपी पड़ी हुई है, किससे भी देख सकते हो। सेम बैच के नोट्स हैं दोनों नोट्स सेम बैच के हैं। स्पेलिंग कहीं दिक्कत है वो भी देख सकते हैं, बाकी मैं साथ साथ बता ही रहा हूं। तो ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग, कुछ समय के लिए शुंग डायनेस्टी ने भी रूल किया है। अशोक के समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, वो चारों दिशाओं में मिलते हैं। अशोका के समय की जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है? ईस्ट में बंगाल से भी एविडेंस मिलते हैं, उड़ीसा से भी मिलते हैं। नॉर्थ में नेपाल से भी जानकारी मिलती है, जैसे लुम्बिनी। साउथ में कर्नाटका से भी जानकारी मिलती है। कंधार वगैरह का जो एरिया है अफगानिस्तान, वहां से भी एविडेंस मिलते हैं। तो अशोका के समय के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो अभिलेख हैं, ये अभिलेख कहां से मिलते हैं? कई सारे अभिलेख लिखवाए हैं, चारों दिशाओं में है। देखो, अशोका के समय की इंफॉर्मेशन जो हम बता पा रहे हैं, जानकारी हमें कहां से मिल रही है? ऑल डायरेक्शन में, हर तरफ इनके लिखे हुए, कहीं पर पिलर के ऊपर, कहीं शिलाओं के ऊपर, कहीं केव में कई जगह पर अशोका के समय के अभिलेख मिल जाते हैं। क्या पूरी बात समझ आई? आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं कि बुद्धिज्म जैनिज्म वाला लेक्चर देख लिया होगा आपने। एंशिएंट इंडिया में काफी मेजर एरिया है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आते हैं उस पर। तो टाइम भी मिल गया, 1-2 दिन बीच में गैप भी मिल गया, अब तो कवर हो जाना चाहिए वो। और लेक्चर आपने एंजॉय भी किया होगा, ये भी मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने लेक्चर एंजॉय भी किया होगा। एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल में बताया है मैंने उसमें। उतना डिटेल में फिर यहाँ टाइम देना कोई पर्पस नहीं है। और अपने नोट्स से भी मैच करते गए हैं, कंटेंट सारी चीजें मिल रही होंगी, अपने नोट्स से भी मैच करते गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो इंस्क्रिप्शंस क्यों पर्पस क्या था इंस्क्रिप्शन लिखवाने का? तो अशोका ने जो अभिलेख लिखवाए, शिलालेख लिखवाए, उनका पर्पस क्या था? आने वाले लोगों को इन्फॉर्म किया जा सके और कुछ चीजों को समझाया बताया जा सके, जैसे बुद्धिज्म रिलेटेड आने वाले लोगों को जानकारी मिल सके। इंस्क्रिप्शन का पर्पस क्या था? इंस्क्रिप्शन इसलिए डेवलप किए गए थे कि लोगों को टीच किया जा सके और इन्फॉर्म किया जा सके। और ये चीज कैसे हो पाएगी? रॉक के ऊपर लिखवा दिया जाए, पिलर के ऊपर लिखवा दिया जाए, और केव में भी एडिक्ट्स मिलते हैं, केव इंस्क्रिप्शंस भी पाए गए हैं, गुफाओं में भी अभिलेख पाए गए हैं। तो रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से, पिलर एडिक्ट्स के माध्यम से और केव इंस्क्रिप्शन के माध्यम से लोगों को हमारे समय की जानकारी मिल पाए, और जो हम सिखाना पढ़ाना कुछ चाहें, बताना चाहें, वो जानकारी दे दें। और ये किसमें लिखे हैं? इंस्क्रिप्शन जो लिखे हैं किसमें लिखे हैं? प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। लिखने की शैली है ब्राह्मी, लिखे हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, और भाषा प्राकृत। प्राकृत क्या है? संस्कृत का ही डिस्टॉर्टेड रूप, संस्कृत का ही डिस्टॉर्टेड रूप। तो अशोका के समय की जानकारी प्राकृत भाषाओं में, और ब्राह्मी लिखने की शैली है ब्राह्मी, उसमें लिखे हैं। फिरोज शाह तुगलक ने काफी बाद में जो राजा आया है दिल्ली सल्तनत में, इसने डेसिफर करने की कोशिश की। डेसिफर मतलब डिकोड करना, किसी जानकारी को डिकोड करना। तो अशोका के समय की जो जानकारी है, फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की थी डिकोड कराने की, डिसिफर करने की, सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, फेल हो गया था। 1837 में जाकर जेम्स प्रिंसेप नामक व्यक्ति, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे, उस समय जेम्स प्रिंसेप ने काफी सारी चीजें डिकोड की हैं, बहुत बाद में पता चला है। अशोका के समय के एविडेंस बहुत बाद में पता चले हैं, डिकोड हो पाए हैं। तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रयास तो किए थे कि शिलालेख वगैरह जो है, पिलर वगैरह हैं, डिकोड कराया जा सके पर फेल हो गया था। 1837 जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार सक्सेसफुली डिसिफर किया कि क्या जानकारी अशोका के समय की मिल पाई हमें।
एक मास्की एडिक्ट है कर्नाटक में, मास्की एडिक्ट, मास्की ये स्पेलिंग है MASKI, मास्की एडिक्ट। मास्की एडिक्ट कर्नाटक, यहां पर पहली बार अशोका नाम का जिक्र मिलता है। इस राजा का नाम अशोका था, ये पहली बार जानकारी कहां से मिली है? मास्की एडिक्ट कर्नाटक से पता चला था। क्वेश्चन आता है कि अशोक नाम कहां पर पहली बार जिक्र आया। उसके बाद और भी जगहों पर पता चला अशोक नाम। अशोक नाम 4-5 जगह हैं जहां से मालूम चला है अशोक का नाम। सबसे पहले अशोका नाम कहां से पता चला है? मास्की एडिक्ट कर्नाटक में है। मास्की एडिक्ट कर्नाटक, यहां पे जो अभिलेख लिखा है उसमें इस राजा का नाम अशोका पहली बार यूज हुआ है। जो पहली बार जानकारी अशोका नाम मिली है वो यहां से मिली है। RE, कई जगह आप RE वर्ड देखोगे। RE का मतलब होता है रॉक एडिक्ट, पत्थर पर लिखा है जो शिलालेख। RE13, कई सारे रॉक एडिक्ट पाए गए हैं, कई सारी चट्टानों पे अभिलेख पाए गए हैं। तो चट्टानों पर जो लिखा है उसको शॉर्ट में RE बोल देते हैं। रॉक एडिक्ट 13 नंबर, रॉक एडिक्ट 13 नंबर। कलिंग वॉर के बारे में बताता है कि 1.5 लाख लगभग लोग यहां मारे गए थे। रॉक एडिक्ट 13 कलिंग वॉर के बारे में बताता है कि लगभग 1.5 लाख पीपल वर किल्ड। रॉक एडिक्ट 13 कलिंग वॉर के बारे में बताता है कि तकरीबन 1.5 लाख लोग यहां पर कलिंग वॉर में मारे गए थे। इसके बाद से ही युद्ध का त्याग कर दिया गया। इसके बाद ही अशोका ने युद्ध का त्याग किया है। रिनंसिएशन मतलब त्याग करना। रिनंसिएशन शब्द का मतलब है त्याग कर देना, कि अब युद्ध नहीं लड़ना। तो कलिंग वॉर में जानकारी मिलती है, रॉक एडिक्ट 13 में पता लगता है कि 1.5 लाख लगभग लोग कलिंग वॉर में मारे गए थे। इसी के बाद अशोका ने रिनंसिएशन, परित्याग कर दिया युद्ध का। रिनंसिएशन करना मतलब त्याग कर दिया युद्ध का। इसके बाद युद्ध नहीं लड़ा। और अशोका के लिए धम्म का मतलब रिलीजियन नहीं था। अशोका के लिए धम्म का मतलब, धम्म शब्द का मतलब रिलीजियन नहीं है। ये उसका मतलब है सोशल कोड ऑफ कंडक्ट। ये सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ हैं जो लोगों को फॉलो करने चाहिए, जिससे सोसाइटी बेटर तरीके से चल सके। अशोका के समय तक रिलीजियन का मतलब, अशोका के लिए धम्म का मतलब रिलीजियन नहीं है। कोई फोर्स कन्वर्जन वगैरह अशोका के समय आपको देखने को नहीं मिलेंगे। किसी को फोर्स ना किया जाए बुद्धिज्म के लिए। अशोका का कहना था कि ये जीवन शैली है, सोसाइटी को कैसे बिहेव करना चाहिए, सोशल ऑर्डर क्या होने चाहिए। तो अशोका के लिए धम्म का मतलब रिलीजियन नहीं है, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है, जो लोगों को फॉलो करना चाहिए जिससे सोसाइटी सही तरीके से चले। तो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर पीपुल टू फॉलो, सामाजिक एक तरीका होना चाहिए जिसको लोग फॉलो करें, बेटरमेंट हो सके सोसाइटी का। नो वन वॉज फोर्स्ड टू फॉलो बुद्धिज्म, कोई भी फोर्स ना किया जाए बुद्धिज्म को फॉलो करने के लिए। किसी को भी दबाव न डाला जाए बुद्धिज्म, कोई कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन वगैरह नहीं होने चाहिए। क्लियर है? और फिर कहते हैं धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब धम्म का साउंड सुनाई देना चाहिए। धम्म का साउंड सुनाई देना चाहिए, एक सोशल ऑर्डर एस्टेब्लिश होना चाहिए, गुड वर्क प्रमोट होना चाहिए, बजाय कि साउंड ऑफ वॉर। धम्म घोष को प्रमोट होना चाहिए इन प्लेस ऑफ भेरी घोष, इन प्लेस ऑफ भेरी घोष। भेरी घोष का मतलब है साउंड ऑफ वॉर। युद्ध के घोष की बजाय, युद्ध के घोष की बजाय धम्म का प्रचार हो, धम्म का प्रसार हो। तो धम्म घोष होना चाहिए इन प्लेस ऑफ भेरी घोष। इसका मतलब क्या है? धम्म का साउंड, इसको प्रमोट होना चाहिए, सोसाइटी में सोशल ऑर्डर बनना चाहिए, युद्ध को किसी प्रकार से प्रमोट ना किया जाए। तो अपने बात के समय में बुद्धिज्म को जब अपना लिया तो धम्म को ही प्रमोट करने का काम किया जाए। तो धम्म घोष प्रमोट होना चाहिए बजाय कि भेरी घोष। धम्म घोष प्रमोट करने का मतलब है गुड वर्क, वॉर नहीं, गुड वर्क। गुड वॉर नहीं, गुड वर्क होगा ये। अच्छे कामों को प्रमोट किया जाए, वॉर का साउंड जो है उसको डिस्करेज किया जाए, वो नहीं होना चाहिए। क्या पूरी बात समझ आ रही है? तो धम्म को प्रमोट किया जाए, वॉर को डिस्करेज किया जाए। तो लुम्बिनी पिलर मैंने आपको बताया था कि नो एनिमल किलिंग, ये शिकार उकार ना की जाए, हंटिंग वंटिंग ना की जाए, होली प्लेसेस वगैरह विजिट किए जाएं। तो अशोका ने विजिट किया था लुम्बिनी और वहां पर लोगों को संबोधित किया, बुद्ध के बारे में बताया
और टैक्सेस वगैरह कम कर दिए थे। तो लुम्बिनी बुद्ध का बर्थ प्लेस है, ये जानकारी हमें रुमिनदेई पिलर से मिलती है। लुम्बिनी पिलर या इसको रुमिनदेई पिलर भी कहते हैं, ये स्पेलिंग है रुमिनदेई। लुम्बिनी पिलर को ही रुमिनदेई पिलर कहा जाता है। लुम्बिनी पिलर को ही रुमिनदेई पिलर के नाम से जानते हैं। यहीं पर यह जानकारी मिलती है कि अशोक लुम्बिनी गए थे, वहां लोगों को एड्रेस किया, संबोधित किया और बुद्ध के जीवन के बारे में इन्फॉर्म किया और टैक्सेस कम कर दिए थे यहां पर। और बुद्ध का बर्थ प्लेस लुम्बिनी है, ये इंफॉर्मेशन भी यहां से मिलती है। अभी जो बताया तो वो सेम चीज लिखी हुई है। तो लुम्बिनी पिलर, जिसको हम रुमिनदेई पिलर के नाम से भी जानते हैं, लुम्बिनी पिलर जिसको हम रुमिनदेई पिलर के नाम से भी जानते हैं, इसी पिलर से हमें जानकारी मिलती है, इसी पिलर से हमें जानकारी मिलती है कि अशोक अपने भगवान, अपने गुरु बुद्ध की भूमि, जो जन्म स्थान था, वहां गए थे, लोगों को संबोधित किया और बुद्ध के जीवन के बारे में बताया और टैक्सेस भी यहां पर कम कर दिए थे। अशोक ने ही बनवाया था सांची स्तूप। अशोक ने ही बनवाया था सांची स्तूप, जो सबसे बड़ा स्तूप है। बुद्धिज्म में 2-3 शब्द आते हैं जो मैंने बुद्धिज्म में भी चर्चा की होगी। आपने वीडियो देखा है तो एक बार जरा बता देना, वहां मैंने बताया है कि नहीं। 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, चैत्य, विहार और स्तूप। बुद्धिज्म में इन शब्दों का काफी इंपॉर्टेंस है, कई बार वर्ड यूज होता है, चैत्य, विहार और स्तूप। तो बुद्धिज्म का लेक्चर आपने देखा तो बता दीजिएगा, ये मैंने वहां जिक्र किया है कि नहीं किया है, तभी बोलना, ऐसे मत कह देना हाँ बताया है। चैत्य क्या होता है, विहार क्या होता है, स्तूप क्या होता है, उस लेक्चर में मैंने चर्चा की है क्या इस पर। स्तूप होता है कि जैसे मान लो किसी की डेथ हुई और उसके कुछ रिलिक्ट, उसकी कुछ स्मृति आपने वहां पर रखी हुई है। जैसे आप कहीं मकबरा कह देते हो, कहीं पर किसी के एविडेंस रख देते हैं। मैंने बोला नहीं है चैत्य विहार, अंकित आपने पूरा देखा है बुद्धिज्म को, दोनों पार्ट देखे हैं बुद्धिज्म के अंकित। स्तूप होता है जहां पर स्मृति रखी हो, रेलिक्ट रखा हो। तो अशोक ने बनवाया था सांची स्तूप, सबसे बड़ा स्तूप अशोक ने बनवाया सांची स्तूप, मध्य प्रदेश, भोपाल से कुछ दूरी पर। तो सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने बनवाया था और गौतम बुद्ध के संबंधित एविडेंस वहां पर कुछ रखे थे, रेलिक्ट, स्मृति के तौर पर गौतम बुद्ध संबंधित रेलिक्ट वहां पर रखे गए थे। क्लियर है। तो सांची स्तूप अशोक के द्वारा बनवाया हुआ सबसे बड़ा स्तूप है सांची, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। भारत की जितनी यूनेस्को में साइट शामिल है हेरिटेज, उसमें सांची भी है। तो सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है, अशोक ने बनवाया था, मध्य प्रदेश में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको जगह दी गई है। स्तूप का क्या मतलब है मैंने बताया। स्तूप इंडिकेट करता है जब भगवान धरती से गए, महापरिनिर्वाण हो गया, मोक्ष हो गया, जब यहां से चले गए, तो स्मृति के तौर पर है, मैंने बताया। स्तूप आइडेंटिफाई करता है, सिंबलाइज करता है महापरिनिर्वाण को। बुद्ध जब चले गए, जब उनकी डेथ हो गई तो क्या हुआ, शरीर मरा, आत्मा थोड़ी मरी। तो जो कंसेप्ट है बुद्धिज्म का, महापरिनिर्वाण उनको मिला था, कहां, कुशीनगर। डेथ कहां हुई थी, कुशीनगर यूपी में, कुशीनगर यूपी में। तो महापरिनिर्वाण को आइडेंटिफाई करता है, सिंबलाइज करता है स्तूप। स्तूप किस बात का सिंबल है, महापरिनिर्वाण। जैसे मकबरा वगैरह बोलते हो, वो भी तो इसी बात को बताता है। तो उसी तरह से महापरिनिर्वाण को बुद्धिज्म में बताता है स्तूप, स्तूप। तो यहां पे बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड रेलिक्ट रखे गए, सांची स्तूप में बुद्ध से रिलेटेड रेलिक्ट रखे गए। ये मैंने बुद्धिज्म में भी पढ़ाया हुआ है, सेम लाइन वहां बताई है। रेलिक्स ऑफ बुद्ध वर केप्ट हियर, बुद्धिज्म में ही बताया हुआ। अभी सेम क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में, अभी यही क्वेश्चन आया था कि एग्जाम में, चैत्य विहार स्तूप, यूपीएससी भी पूछ चुका है, एज इट इज कॉपी में लिखा रखा है, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। निर्वाण का मतलब क्या होता है, अलग अलग धर्मों में कहीं मोक्ष कह देते हैं, कहीं निर्वाण कह देते हैं, मतलब सबका वही है।
निर्वाण या मोक्ष, इनका मतलब क्या है? फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना और एक रेस्ट की स्थिति में आ जाना, ब्लिस की स्थिति में आ जाना, दोबारा और जन्म न लेना हो। तो निर्वाण या मोक्ष, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस यही है, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। उस लेक्चर में कई बार जिक्र किया है मैंने बुद्धिज्म जैनिज्म में। तो निर्वाण कह लो, मोक्ष कह लो, अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात कही गई है, पर एसेंस तो वही है, मतलब तो सबका एक ही है, मतलब सबका वही है, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। इसका मतलब आनंद की स्थिति में आ जाना, विश्राम की स्थिति में आ जाना, कि अब और जन्म और मृत्यु के चक्र से हम बाहर आ गए, स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट। तो आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले कि निर्वाण का मतलब क्या है या मोक्ष का मतलब क्या है, या अलग अलग धर्मों का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है यही पाना तो है, तो आप एक लाइन में कह सकते हैं, एक ऐसी स्थिति आ जाना, ब्लिस और रेस्ट, कि जहां जीवन मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो जाएं। पॉइंट समझ आ रहा है? निर्वाण या मोक्ष का सबका कंसेप्ट, अलग धर्मों में जो भी बातें यूज हो रही हैं, मतलब सबका वही है, तरीके सबके अलग अलग हैं। इस रास्ते को पाना, तरीके सबके अलग अलग हैं, है ऑब्जेक्टिव वही, पाना हमें उसी चीज को है, पर मार्ग सबके अलग अलग हैं। कोई म्यूजिक के द्वारा उसको कह रहा है, कोई ध्यान के द्वारा कह रहा है, कोई मौन रहकर कह रहा है, कोई शरीर को त्याग के बोल रहा है, सबके तरीके अलग अलग हैं, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है। मतलब डेस्टिनेशन एक ही है, पाथ अलग अलग है, अलग अलग धर्मों की आइडियोलॉजी, पाथ अलग अलग है, पाना एक ही चीज चाहते हैं। ठीक, तो स्तूप सिंबल है महापरिनिर्वाण का, और मैंने बताया बुद्ध के जो रेलिक्ट हैं उनसे संबंधित सिंबल, कुछ रेलिक्ट, स्मृति वहां रखी गई। चैत्य मतलब होता है बुद्धिस्ट टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप। बुद्धिस्ट मॉन्क जहां वर्शिप करते हैं उसको बोलते हैं चैत्य, प्लेस ऑफ वर्शिप, चैत्य, बुद्धिस्ट टेम्पल। यहाँ जनरली केव्स में ड्राइंग्स और पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई, बुद्ध की इमेज, बुद्ध की स्टूडेंट को कुछ पढ़ाते हुए इमेज। अजंता एलोरा वगैरह अगर आप देखोगे तो अजंता एलोरा क्या है? चैत्य तो है। आप जाओगे उसमें तो आपको बुद्धिस्ट टेम्पल जैसा ही फील आएगा उसके अंदर। जो इमेजेस वगैरह भी आप देखेंगे बुद्ध की, बड़ी बड़ी इमेजेस, जैसे वो कुछ सिखा रहे हो, कुछ बता रहे हो। तो चैत्य का मतलब बुद्धिज्म में है बुद्धिस्ट टेम्पल सिंपली। तो अजंता एलोरा चैत्य का ही एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज चैत्य? चैत्य है बुद्धिस्ट टेम्पल, प्लेस ऑफ वर्शिप। केव्स हैं जहां ड्राइंग या पेंटिंग्स वगैरह हैं, किसकी? बुद्ध की। अजंता एलोरा ये इसी का एग्जाम्पल है। एलोरा में कुछ स्ट्रक्चर और भी बने हैं अलग अलग रिलीजियन के। बुद्धिज्म के बारे में तो एलोरा में चीजें मिलती ही हैं, और भी रिलीजियन को लेकर चीजें यहाँ मिलती हैं। अभी मैं और डिफाइन करूंगा आगे एलोरा जीके वगैरह में भी काफी डिटेल में बताता हूं मैं। तो चैत्य बुद्धिस्ट टेम्पल है, केव्स हैं जहां ड्राइंग और पेंटिंग्स वगैरह की गई हैं बुद्ध से रिलेटेड। अजंता एलोरा यूनेस्को हेरिटेज साइट है, महाराष्ट्र में है। तो ये चैत्य का ही एग्जाम्पल है। बुद्धिस्ट टेम्पल दोनों जगह हैं, एलोरा में और भी चीजें मिलती हैं। अजंता तो बुद्धिस्ट साइट ही है, एलोरा बुद्धिस्ट के अलावा और भी धर्मों से रिलेटेड, हिंदुज्म भी है एलोरा में, हिंदू टेम्पल भी है वहां पर। तो अजंता में तो बुद्धिस्ट टेम्पल ही है, एलोरा में बुद्धिज्म के अलावा और भी मिलते हैं। विहार का क्या मतलब होता है? मॉन्क जहां रहते हैं, मॉन्क जहां रहते हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं। जैसे नालंदा महाविहार, नालंदा का नाम क्या है? नालंदा महाविहार। तो चैत्य होता है टेम्पल, विहार होता है मॉन्क्स जहां रहकर पढ़ाई वढ़ाई करते थे, विहार। तो नालंदा महाविहार एग्जाम्पल के तौर पे, नालंदा महाविहार कहां पे है? नालंदा। तक्षशिला तो चला गया पाकिस्तान, नालंदा है बिहार में। नालंदा को अभी देखो फॉरेन फंडिंग वगैरह भी बहुत मिली थी, दोबारा से ऑपरेशनल हो गया नालंदा, मॉडर्नाइज कर दिया गया। फॉरेन फंडिंग वगैरह भी काफी मिली थी नालंदा को, अब नालंदा दोबारा से मॉडर्नाइज कर दिया गया है। तो विहार होता है बुद्धिस्ट मॉन्क का रेजिडेंस, जहां रहकर वो पढ़ाई वढ़ाई करें। एग्जाम्पल के लिए नालंदा महाविहार विहार का एग्जाम्पल है। जूनागढ़ में चट्टान के ऊपर जो अभिलेख मिला है उसमें कुछ राजाओं का जिक्र मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी वहां एक अभिलेख मिलता है
कि गुजरात का सौराष्ट्र का क्षेत्र जहां पानी की बड़ी कमी रही है, गुजरात का जो एरिया है, सौराष्ट्र वाला जो एरिया है, वहां वाटर की कमी रही है। तो एक जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस एरिया में बनवाई थी सुदर्शन लेक। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ जो खुद गुजरात में है, वहां पर शिला के ऊपर, रॉक के ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी है, जिसमें यह पता चलता है कि सुदर्शन सागर, सुदर्शन लेक बनाई गई थी इस क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, क्योंकि पानी की वहां समस्या थी। और सुदर्शन लेक को बनाया भी कैसे गया होगा, उसके लिए टैक्स वगैरह लिए गए होंगे। बनाया कैसे गया होगा, वहां से टैक्स वगैरह लिए गए होंगे। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक बनवाई थी सौराष्ट्र क्षेत्र में, जिसका नाम था सुदर्शन लेक, इरिगेशन पर्पस के लिए। और कैसे बनी थी, टैक्स भी लिया गया होगा। तो उस समय टैक्स चलता था मौर्य के समय में सीता। सीता एक टैक्स का नाम था कि जो राजा की भूमि ही थी, उस पर लोग क्रॉप वगैरह उगाते थे तो बदले में टैक्स देते थे। सीता नाम का टैक्स चलता था मौर्य के समय में। मौर्य के समय में ही सीता नाम का टैक्स चला करता था। और अमात्य कौन होता था? हाईएस्ट लेवल का सिविल या मिलिट्री सर्वेंट। हाईएस्ट लेवल का सिविल या मिलिट्री सर्वेंट। सेनापति होगा तो भी अमात्य होगा, सिविल वाला कोई पर्सन होगा तो भी अमात्य बोलेंगे। हाईएस्ट रैंक सिविल या मिलिट्री वाला जो वर्क कर रहा है। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसकी जानकारी बाद में मिली है, उसमें यह जिक्र मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक बनवाई थी सौराष्ट्र एरिया में, सुदर्शन लेक उसका नाम था, इरिगेशन पर्पस के लिए। और इसको बनाने के लिए टैक्स भी लिया गया होगा। तो सीता नाम का टैक्स मौर्य के समय में चलता था। जो टैक्स मौर्य के समय में, लेटर वैदिक में आपने एक नाम सुना है टैक्स का भाग, और यहां दूसरा मैं टैक्स का जिक्र कर रहा हूं, सीता। अभी तक दो ही टैक्स की मैंने बात की है, लेटर वैदिक में भाग और मौर्य के समय में सीता। अमात्य होता था सबसे ऊपर का सिविल या मिलिट्री सर्वेंट। सॉरी। पाना और मसीका क्या हुआ करते थे? सिल्वर और कॉपर के कॉइन चलते थे इस समय। सिल्वर और कॉपर के कॉइन चलते थे मौर्य के समय में, उनको पाना और मसीका बोला जाता था। सिल्वर वाले को पाना, कॉपर वाले को मसीका। व्हाट इज पाना एंड मसीका? सिल्वर एंड कॉपर कॉइन। पाना एंड मसीका, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन, मौर्य के समय में। तो तीनों वर्ड जो मैंने बोले हैं, सीता, अमात्य, पाना, मसीका, ये सब मौर्य के समय की बात कर रहा हूं मैं। तो मौर्य डायनेस्टी में अंतिम राजा हुआ बृहद्रथ। मौर्य डायनेस्टी में अंतिम राजा हुआ बृहद्रथ, उसको उसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। तो मौर्य के बाद आ जाती है शुंग डायनेस्टी। मौर्य के बाद आ जाती है शुंग डायनेस्टी। देखो, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण राजा था, कुछ ही समय पुष्यमित्र शुंग का रूल चला है। इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग के बारे में भी कहानी मिलती है, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। करवाया किसने था? इसके गुरु पातंजलि ने। ये क्वेश्चन आया सिविल सर्विसेज में कि पुष्यमित्र शुंग ने जो अश्वमेध यज्ञ कराया था वो पाणिनि ने कराया था। पाणिनि नहीं, पाणिनि तो काफी पहले हुआ करते थे, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की बुक लिखी थी। पाणिनि नहीं कराया था, पतंजलि ने कराया था। पतंजलि जो महर्षि थे, उन्होंने कराया था इसका अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग का। पुष्यमित्र शुंग जो अपने ही राजा बृहद्रथ को मार के राजा बना था, जनरल था उसका सेनापति हुआ करता था। तो ब्राह्मण डायनेस्टी कुछ समय के लिए आई और इसने अश्वमेध यज्ञ कराया, जो इसी के गुरु पतंजलि ने कराया था। और ये भी कई जानकारी मिलती है जो बुद्धिज्म में मैंने बताया है कि ये ब्राह्मण था, तो ये किस भगवान को मानता होगा? शिवा डिवोटी था। ये जो मेन मानते होंगे शिवा डिवोटी थे। ऐसे बंगाल में एक राजा था शशांक, तो बुद्धिज्म को जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि बुद्धिज्म क्या था भाई, वेदों को अपोज करने के लिए बना था बुद्धिज्म। और बुद्धिज्म ने वेदों पे जितना कटाक्ष किया है, बुद्धिज्म ने जितना वेदों के बारे में बात की है, जैन धर्म ने उतना बात नहीं की है। इसीलिए जैन धर्म का उतना विरोध आपको देखने को नहीं मिला। मैंने क्या बुद्धिज्म जैनिज्म में आपको क्या समझाया था? बुद्धिज्म ने वेदों को जितना क्लियरली विरोध किया है, इसीलिए बुद्धा का विरोध बहुत हुआ, पर जैनिज्म का इतना विरोध देखने को नहीं मिलता। जैन धर्म भी वेदों से अलग होकर तो बना था।
वेदों को सपोर्ट तो वो भी नहीं करता था, पर वो इतना क्लियर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे जितना ज्यादा बुद्धिज्म प्रोटेस्ट कर रहा था हिंदुज्म पे उस समय, या उस समय हिंदुज्म क्या, वो तो वैदिक रिलीजन की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए बुद्धिज्म का विरोध भी बहुत हुआ है। बुद्ध के बाद बुद्धा ने जो कमियां कही थी कि संघ में ये गलती मत करना, मॉन्क्स नहीं माने, मॉन्क्स ने वही गलतियां की। जैसे बुद्धा ने कहा कोई कीमती चीज ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना, इन्होंने करना शुरू कर दिया। कई सारे जो सेटलमेंट वाली कंसेप्ट में चले गए, विमेन को अलाउ कर दिया था संघ में, तो मैरिजेस में इन्वॉल्व हो गए, करप्शन आ गया एक तरीके से। तो जो उस समय के हिंदू राजा थे या ब्राह्मण राजा वगैरह थे, वो उन्होंने क्या किया, वो विरोध किया, बुद्धिज्म को जड़ से खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया। तो चाहे वो बंगाल का शशांक रहा हो जिसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था, एक्चुअल बोधि वृक्ष जो था वो कटवा दिया था उसने, बोध गया वाला, उसकी एक ब्रांच मॉन्क लेके चले गए थे श्रीलंका। श्रीलंका में बोधि वृक्ष की एक्चुअल जो ब्रांच है वो मिलती है, क्योंकि बोध गया वाला बोधि वृक्ष शशांक ने कटवा दिया था। एक ब्रांच उसकी जो बच गई, जो श्रीलंका लेके चले गए थे, बस वही बचा। तो एक्चुअल बोधि वृक्ष श्रीलंका में है, इंडिया में तो वो पहले ओरिजिनल वाला शशांक ने खत्म कर दिया था। बंगाल का शासक था, शिवा डिवोटी था वो। और पुष्यमित्र शुंग भी बुद्धिज्म को तो मानता नहीं था, हिंदू गॉड्स को मानता था, रुद्र को मानता था, शिवा को। तो वो भी बुद्धिज्म को उसने भी टारगेट किया, बुद्धिज्म को उसने भी अटैक किया। तो पुष्यमित्र शुंग के समय पे भी बुद्धिज्म में काफी अटैक हुए, क्योंकि बुद्धिज्म की जो ग्लोरी थी, जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे, तो उसको डाउन करने के लिए ऐसा किया गया। ठीक है, जो अलग अलग धर्मों के बीच कंफ्लिक्ट। अब हुआ क्या, बुद्धिज्म शुरू हुआ था वेदों से अलग हटकर एक नए धर्म के तौर पर, बुद्ध ने उसको एकदम अलग बनाया था। पर धीरे धीरे हुआ क्या, जो हिंदू थे वो बुद्धिज्म को एडॉप्ट करते गए, अपने साथ बुद्धिज्म को कनेक्ट करते गए, बुद्धिस्ट टीचिंग्स को एडॉप्ट करते गए। बुद्ध को उन्होंने विष्णु का ही एक अवतार बता दिया, गौतम बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना जाता है। तो ये बाद में हिंदू धर्म में लोगों ने किया कि विष्णु का ही अवतार बता दिया बुद्ध को, कि जो ज्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं बुद्ध को, या ज्यादा एक वेव चल रही है बुद्धिज्म के लिए, तो हिंदुज्म में ही, क्योंकि इंपॉर्टेंस बुद्ध की बहुत हो गई थी, तो बुद्ध को हिंदुज्म से कनेक्ट कर दिया और विष्णु का ही एक अवतार बता दिया। और बुद्धिज्म जो बुद्ध के ही फॉलोवर थे वो खुद अपने पाथ से डेविएट हो गए, मतलब अलग रिलीजियन बुद्धिज्म को इंपॉर्टेंस देकर अपने में शामिल कर लिया, उस तरह के रूल्स को अपने में लाने लग गए। और जो एक्चुअल बुद्धिज्म फॉलो कर रहे थे वो अपने पाथ से डेविएट हो गए, वही गलती करने लगे जो बुद्ध ने मना की थी। हुआ क्या, बुद्धिज्म की शुरुआत यहीं से थी और बुद्धिज्म यहीं से खत्म हो गया। जितना तेजी से बुद्धिज्म फैला था उससे डबल तेजी से बुद्धिज्म खत्म हुआ। बाद में ये लोग टेम्पल्स वगैरह में बहुत अपने वेल्थ रखते थे, बाहर से जो आक्रमण हुए वो लोग इनके टेम्पल लूट लेते थे, किलिंग भी करते थे, लूट भी लेते थे, क्योंकि बहुत धन इनके पास इकट्ठा हो गया था। तो जो वेल्थ इकट्ठा करते थे वो भी रीजन बनी, मॉन्क्स लग्जरी में इन्वॉल्व हो गए वो भी रीजन बना, जिससे बुद्धिज्म यहीं से शुरू होकर यही धरती थी और यहीं से बुद्धिज्म खत्म हो गया। जैन धर्म तब भी बचा रहा क्योंकि उन्होंने इतनी इल प्रैक्टिसेस को अलाउ नहीं किया था। जैन धर्म में थोड़ी रिजिडिटी रही थी, स्ट्रिक्टनेस रही थी, तो इस नाते इस तरह से वो अडॉप्ट नहीं किए थे। और जितना बढ़ चढ़कर बुद्धिज्म अपोज करता था वैदिक रिलीजियन को, जैनिज्म उतना अपोज नहीं करता था। इसलिए जैनिज्म कई जगह इंडिया में, कई जगह जैनिज्म अभी भी अच्छा बेस है उसका, पर बुद्धिज्म ऑलमोस्ट काफी हद तक डिक्लाइन कर गया इंडिया से। ये पूरी बात मैंने आपको वहां समझाई हुई है। ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म के एक समरी के तौर पे मैंने आपको बताया, वहां पे डिटेल में सब चर्चा हुई है। तो पुष्यमित्र शुंग जो था वो भी एंटी बुद्धिस्ट था, एंटी बुद्धिस्ट था, हर कोई अपने रिलीजन को सुप्रीम मानता है। तो शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ को मारकर गद्दी पर बैठे। 185 बीसी में ये राजा बना और 75 बीसी तक रहा। 185 बीसी में राजा बना और 75 बीसी तक रहा। तो शुंग डायनेस्टी की शुरुआत पुष्यमित्र शुंग पर होती है, जिसने कई अश्वमेध यज्ञ भी करे थे अपने गुरु पातंजलि की मदद से। अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी करे थे, पुष्यमित्र के बारे में जानकारी मिलती है। पातंजलि इनके गुरु थे, उनकी मदद से। पातंजलि की लिखी हुई कोई किताब योग सूत्र, योग के बड़े गुरु माने जाते हैं पतंजलि। एक और किताब इनकी मिलती है महाभाष्य, एक किताब है योग सूत्र, एक किताब है महाभाष्य। किसने लिखी है? पतंजलि ने। ये दूसरी वाली जो किताब लिखी है, मैं यहां नाम लिख देता हूं, महाभाष्य। महाभाष्य। तो 5th सेंचुरी बीसी में
एक ऋषि थे पाणिनि, उनका नाम था पाणिनि। 5th सेंचुरी, यहां मैं आपको बता रहा हूं 2nd सेंचुरी के आसपास की बात। पुष्यमित्र शुंग 2nd सेंचुरी के आसपास है, पतंजलि इनके टाइम में थे 2nd सेंचुरी के आसपास, और पाणिनि, ऋषि पाणिनि मैं बता रहा हूं 5th सेंचुरी के आसपास। तो 5th सेंचुरी बीसी में पाणिनि नाम के ऋषि, जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्ट अध्यायी, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। महर्षि पाणिनि, उन्होंने संस्कृत ग्रामर की एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अष्ट अध्यायी। इसी बुक के ऊपर बाद में महर्षि पतंजलि ने एक कमेंट्री लिखी है, उसका नाम है महाभाष्य। तो दोनों किताबें क्या, महर्षि पाणिनि जो 5th सेंचुरी बीसी में हुआ करते थे, 5th सेंचुरी बीसी में हुआ करते थे, संस्कृत ग्रामर पे उनकी लिखी किताब अष्ट अध्यायी, उसी किताब पे कमेंट्री लिखी थी महाभाष्य बाद में पतंजलि ने। और योग के ऊपर भी एक किताब है योग सूत्र, वो भी इन्होंने लिखी है पतंजलि ने। तो योग सूत्र और महाभाष्य दोनों पतंजलि की, अष्ट अध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। योग सूत्र और महाभाष्य पतंजलि के द्वारा लिखी गई और अष्ट अध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई। क्लियर है? एक किताब सुल्व सूत्र, एक किताब है सुल्व सूत्र जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। सुल्व सूत्र नाम की एक किताब का जिक्र मिलता है। 4 मेजर सुल्व सूत्र हैं, अलग अलग एरियाज पे लिखी गई है। तो 4 मेजर सुल्व सूत्र मैथमेटिक्स की किताब है, इसको लिखा है बोधायन, मानव, अपस्तंभ, कात्यायन, 4 लोगों ने लिखा है। सुल्व सूत्र अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं, ये 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक, 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी के बीच में लिखे गए हैं सुल्व सूत्र। ये मैथमेटिक्स के ऊपर किया गया वर्क है। बोधायन, मानव, अपस्तंभ, कात्यायन, मोंग्स थे ये लोग। इसी में जिक्र मिलता है पाइथागोरस थ्योरम का। ये अलग से कुछ पॉइंट्स लिखवाए हैं मैंने। 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी के बीच जब अष्टाध्यायी लिखी थी पाणिनि ने, उसी समय के आसपास 4 मेजर सुल्व सूत्र लिखे गए हैं मैथमेटिक्स के ऊपर। बोधायन, मानव, अपस्तंभ और कात्यायन ने लिखे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का जिक्र भी यहीं पर है। क्लियर है? सुल्व सूत्र, 4 मेजर सुल्व सूत्र मैथमेटिक्स से रिलेटेड इन लोगों ने लिखे हैं, जो मॉन्क लोग थे। पाइथागोरस थ्योरम यहीं पर दी हुई है। 6 से लेके 4 सेंचुरी के बीच तैयार हुए हैं। उसी समय पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। इसके बहुत बाद की बात है योग सूत्र और ये जो महाभाष्य लिखी है। पतंजलि का जो वर्क है वो इन किताबों के बहुत बाद का है। तो पतंजलि की 2 किताबें योग सूत्र और महाभाष्य, ये पुष्यमित्र शुंग के टाइम में लिखी गई, बहुत बाद में। योग सूत्र महाभाष्य बहुत बाद में लिखी गई है। अष्टाध्यायी पुरानी है, सुल्व सूत्र भी पुरानी है। पुष्यमित्र शुंग के बाद गद्दी पे बैठा इनका लड़का अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का ही बेटा था अग्निमित्र, जिसके बारे में कालिदास की एक रचना मिलती है मालविका अग्निमित्रम, इसी राजा के बारे में है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की ये जो बुक है वो इसी राजा के बारे में, इसकी लव स्टोरी है। मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम रिटन बाय कालिदास इन संस्कृत। कालिदास गुप्त काल जो आएगा उसमें काफी बाद में हुए हैं। रिटन बाय कालिदास इन संस्कृत, लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र, शुंग डायनेस्टी का राजा। लव स्टोरी ऑफ अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास के द्वारा लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई है, और लव स्टोरी है अग्निमित्र की। यही राजा है, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था ये। और शुंग डायनेस्टी में अंतिम राजा रहा, उसका नाम था देवभूति। अंतिम राजा था देवभूति, जिसको उसके जनरल वासुदेव कन्वा ने मार दिया। तो पुष्यमित्र शुंगा ने अपने राजा बृहद्रथ को मारा था, और शुंग डायनेस्टी में ही अंतिम राजा देवभूति, उसको उसके सेनापति वासुदेव कन्वा ने मार दिया। मतलब सेनापति जो थे लगातार 2 बार ऐसा कि अपने राजा को मार के राजा बन गए। पुष्यमित्र शुंगा ने अपने राजा बृहद्रथ को मारा था, जो मौर्य डायनेस्टी का अंतिम राजा था, और शुंग डायनेस्टी में ही अंतिम रूलर देवभूति, उसके जनरल ने देवभूति को मार के राजा बन गया, उसका नाम था वासुदेव कन्वा। तो पुष्यमित्र शुंगा ने मारा था बृहद्रथ को और शुंग डायनेस्टी आ गई। शुंग डायनेस्टी में अंतिम राज देवभूति, उसको मारा उसके जनरल ने, जिसका नाम था वासुदेव कन्वा, और फिर आ गई कन्वा डायनेस्टी।
क्लियर है? तो मालविका अग्निमित्रम कालिदास की रचना, बाद में लिखी गई है, संस्कृत में लिखी लव स्टोरी है। अग्निमित्र शुंग डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंगा का लड़का था ये। तो पुष्यमित्र शुंगा was सक्सीडेड बाई हिज सन अग्निमित्र, और लास्ट शुंग राजा उसका नाम देवभूति। अंतिम शुंग राजा देवभूति जो अपने ही जनरल वासुदेव कन्वा के द्वारा मारा गया, ये नाम है देवभूति। दोनों क्वेश्चन आते हैं। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। शुंग डायनेस्टी का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मौर्य डायनेस्टी का अंतिम राजा बृहद्रथ, शुंग डायनेस्टी का अंतिम राजा देवभूति। देवभूति को उसी के जनरल वासुदेव कन्वा ने मार दिया था, उसका अमात्य था वो। अमात्य का मतलब उसका जनरल, सेनापति। वासुदेव कन्वा अमात्य था देवभूति का। अमात्य कौन होता था? हाईएस्ट सिविल या मिलिट्री सर्वेंट। हाईएस्ट सिविल या मिलिट्री सर्वेंट। क्लियर है? यहां लिख भी रखा है, अग्निमित्र की जो कहानी वहां लिख रखी है। कन्वा डायनेस्टी, कन्वा डायनेस्टी 75 से 25 बीसी के बीच रही है। कन्वा डायनेस्टी 75 से 25 के बीच रही है। फाउंडर थे वासुदेव कन्वा, विदिशा इनकी कैपिटल थी। वासुदेव कन्वा फाउंडर थे, विदिशा इनकी राजधानी थी। इन्होंने ईस्टर्न इंडिया, सेंट्रल इंडिया और भी कई जगहों पर एम्पायर को फैलाया था। वासुदेव कन्वा इसके फाउंडर थे। देवभूति को मार के ये डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई। विदिशा राजधानी थी। कुछ और भी हिस्सों में इन्होंने एम्पायर को फैलाया था। इसमें मेजर रूलर जो रहे हैं, वासुदेव कन्वा से शुरू हुई थी बात, उसके बाद थे भूमि मित्र, उसके बाद थे नारायण, और एक राजा थे सुशर्मन। इसमें 4 राजा, वासुदेव कन्वा, भूमि मित्र, नारायण, सुशर्मन। सुशर्मन को सातवाहन डायनेस्टी के राजा ने मार दिया था। सातवाहन जो आंध्र एरिया रूल करते थे, आंध्र प्रदेश वगैरह का जो एरिया है, तेलंगाना, आंध्र के राजा हुआ करते थे सातवाहन। तो वासुदेव कन्वा ने एस्टेब्लिश किया था कन्वा डायनेस्टी, वासुदेव कन्वा एम्पायर। तो कन्वा के बाद भूमि मित्र के बाद नारायण, उनके बाद सुशर्मन वो लास्ट राजा था। सुशर्मन को मार के सातवाहन जो है उन्होंने मार दिया था, सातवाहन डायनेस्टी के राजा ने। सातवाहन डायनेस्टी, इसके बाद तो जो कन्वा के अंडर में जो एरिया था, उसी समय आंध्र एरिया में रूल करते थे सातवाहन, साउथ की तरफ। तो सातवाहन जो थे उन्होंने कन्वा डायनेस्टी को खत्म किया। सातवाहन बहुत पावरफुल रूलर थे, कन्वा डायनेस्टी को उन्होंने खत्म किया। और सातवाहन साउथ में तो लंबे टाइम से रूल कर ही रहे थे। 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 2nd सेंचुरी एडी, लगभग 500 ईयर तक सातवाहन डायनेस्टी रूल की है। रूल तो सातवाहन डायनेस्टी 3rd सेंचुरी बीसी से कर रही थी, और 2nd सेंचुरी एडी तक रूल की है। लगभग 500 ईयर रूल की है सातवाहन डायनेस्टी। तो कुछ टाइम के बाद, ऐसा नहीं कि बनते ही उसको मारकर बने हैं सातवाहन, ऐसा नहीं है भाई। शुंगा डायनेस्टी क्या थी? मौर्य को खत्म करके शुंगा बनी थी। सातवाहन पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे साउथ में। सातवाहन डायनेस्टी साउथ में कुछ जगहों पर रूल कर रही थी। वासुदेव कन्वा वाली जो डायनेस्टी थी, तो सुशर्मन जो राजा था उसको मारकर सातवाहन ने वो एरिया भी फिर लिया। तो सातवाहन डायनेस्टी 3rd सेंचुरी बीसी में ही स्टैब्लिश हो चुकी थी, 2nd सेंचुरी एडी तक चली है। इन्होंने कई युद्ध लड़े हैं, बहुत पावरफुल रूलर थे, कई युद्ध लड़े हैं। उन एक युद्ध में इन्होंने सुशर्मन को इसको मार दिया था, कन्वा डायनेस्टी का जो रूलर था। सातवाहन डायनेस्टी की शुरुआत 3rd सेंचुरी बीसी में हुई। कौन राजा था? सिमुका। सातवाहन डायनेस्टी आंध्रा वगैरह के एरिया में रूल करते थे। कौन फाउंडर थे? फाउंडर का नाम था सिमुका। क्वेश्चन आता है इसका। सातवाहन डायनेस्टी जो बहुत पावरफुल डायनेस्टी थी, आंध्रा वगैरह रूल करते थे, कौन फाउंडर थे? सिमुका फाउंडर थे। कैपिटल क्या थी इनकी? प्रतिष्ठान। उसको प्रतिष्ठान या पैथान नाम से भी जानते हैं, अमरावती। सातवाहन राजाओं की कैपिटल क्या हुआ करती थी? कैपिटल का नाम प्रतिष्ठान, पैथान या अमरावती बोलते हैं। प्रतिष्ठान, पैथान या अमरावती, कोई नाम आ जाए टिक करो।
इनके मेन रूलर कौन रहे हैं? बहुत बड़े राजाओं का नाम सातवाहन डायनेस्टी में सतकर्णी एक राजा थे, सतकर्णी। एक थे हाला और एक थे गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र, मदर का नाम जो है नाम के आगे। तो सातवाहन डायनेस्टी फाउंडर सिमुका थे, कैपिटल इनकी प्रतिष्ठान पैथान या अमरावती। और सातवाहन डायनेस्टी बहुत पावरफुल हुआ करती थी, कन्वा डायनेस्टी को भी इन्होंने खत्म कर दिया था। इसके मेजर राजा कौन रहे हैं? सतकर्णी, हाला और गौतमी पुत्र सतकर्णी। ये कुछ राजा हैं सातवाहन डायनेस्टी के जो इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद कल मैं शुरू करूंगा बात, इतना ही रखता हूं। थ्रोट थोड़ा जो है फिर प्रॉब्लम करने लगा है। अब कल मैं इसमें शुरू करूंगा फॉरेन डायनेस्टी, आज इतना ही रखते हैं। और ज्यादा नाम आएंगे तो टफ भी आपको लगने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चल रहे हैं इसीलिए। तो बुद्धिज्म जैनिज्म आप कवर कर ही चुके हैं, एक मेजर टॉपिक निपट गया है। कल हम एंशिएंट इंडिया कंप्लीट कर देंगे, गुप्त काल हम कल पढ़ेंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो कल हम इसको एंशिएंट इंडिया तक कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो क्लास इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल, गुड नाइट।